कानपुर के रहने वाले राजकुमार अपने इकलौते बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से करते हैं और अपनी बहू को लेकर अपने घर में आते हैं। लेकिन उनकी बहू को अपने घर आए हुए अभी मात्र 3 या 4 महीने ही हुए थे कि एक दिन राजकुमार के घर में कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें उनके घर की एक महिला की मौत हो जाती है। और जब यह मामला पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन पुलिस अपनी मेहनत और कड़ी मशक्कत करके आखिरकार मात्र 3 दिनों के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही इस मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसी सच्चाई निकल कर सबके सामने आती है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कानपुर और इसी कानपुर में एक थाना है नौबस्ता। नौबस्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है पशुपति नगर और इसी मोहल्ले का रहने वाला है राजकुमार गुप्ता। राजकुमार की पत्नी का नाम है पुष्पा। राजकुमार जो कि तंबाकू का बिजनेस करता है और काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाता है। राजकुमार के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है हिमांशु और बेटी का नाम है शिवांगी। शिवांगी की शादी हो चुकी है और हिमांशु की जब उम्र शादी करने के लायक हो जाती है तो राजकुमार अपने बेटे की शादी प्रियंका से तय कर देता है। प्रियंका जो कि उसी के इलाके की रहने वाली है और शादी की तारीख 5 सितंबर को रखी जाती है। शादी की तारीख जैसे ही नज़दीक आती है तो शिवांगी भी शादी से कुछ दिन पहले अपने 1.5 साल के बेटे को लेकर अपने मायके में आ जाती है। लेकिन शादी के ठीक 2 दिन पहले यानी कि 3 सितंबर को शिवांगी का बेटा शुभम अचानक से कहीं गायब हो जाता है। उसके घर वाले उसकी हर जगह तलाश करते हैं, लेकिन जैसे ही लगभग 2 घंटे का समय गुजरता है तो राजकुमार के पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि दरअसल हमने शुभम का अपहरण कर लिया है और शुभम को छोड़ने के लिए हमको 10 लाख रुपए चाहिए। लेकिन याद रखना, इस मामले में पुलिस को भी कुछ भी मत बताना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसों का इंतजाम करो। लेकिन राजकुमार इस धमकी के बावजूद भी अपहरण करने वालों की बात नहीं मानता है और नौबस्ता थाने में जाता है। वो नंबर भी पुलिस को देता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब कैसे भी करके मेरे नाती को सही सलामत मेरे हवाले कर दीजिए। पुलिस राजकुमार से तहरीर लेती है और इसके ठीक 2 घंटे के बाद राजकुमार की बेटी राजकुमार को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा, मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया है। किसी व्यक्ति ने शुभम को मोटरसाइकिल से लाकर गली में छोड़कर चला गया है। इधर राजकुमार का नाती तो मिल जाता है, लेकिन पुलिस यहाँ पर एक गलती कर देती है। पुलिस इसके बावजूद ना तो उस नंबर के बारे में पता करती है और ना ही अपहरण करने वालों के खिलाफ कोई जाँच पड़ताल करती है। लेकिन शादी से ठीक 1 दिन पहले 4 सितंबर को राजकुमार के पास फिर से एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला राजकुमार को धमकी देते हुए कहता है कि हम जहां बता रहे हैं वहां सही सलामत 15 लाख रुपए पहुंचा दो, वरना हम तुम्हारे बेटे हिमांशु की हत्या कर देंगे। जैसे ही इस तरह का धमकी भरा फ़ोन आता है तो राजकुमार फिर से थाने जाता है और इस धमकी के बारे में पुलिस को बताता है। लेकिन इस बार भी पुलिस ना तो राजकुमार का मुकदमा दर्ज करती है और ना ही उन अपराधियों के बारे में पता करने की कोई कोशिश करती है। हालांकि उस दिन के बाद से उन अपराधियों का राजकुमार के पास दोबारा कोई फ़ोन नहीं आता है और 5 सितंबर को हिमांशु की शादी हो जाती है। राजकुमार अपने बेटे की शादी करता है और अपनी बहू को लेकर अपने घर में आता है तो राजकुमार का पूरा परिवार खुशियों से भर जाता है। धीरे धीरे समय आगे गुजरता है और लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। दोस्तों, इस कहानी के दूसरे किरदार के बारे में भी आपको बता दूं कि राजकुमार का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है रामप्रसाद गुप्ता। रामप्रसाद गुप्ता भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ बिधुन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज़ाद नगर में रहता है। रामप्रसाद की बेटी का नाम है रक्षा, जो बीए की पढ़ाई अपने ही इलाके के डिग्री कॉलेज से कर रही है। बात है 4 जनवरी के करीब 12 बजे के आसपास। दरअसल रक्षा अपना लैपटॉप लेकर अपनी चाची के घर जाती है और अपनी भाभी प्रियंका के साथ लैपटॉप में शादी की वीडियो देखने लगती है। उस वक्त उसकी चाची सुनीता के घर में उसकी चाची और उसकी बहू प्रियंका और रक्षा ही मौजूद थे। लगभग 5 बजे के आसपास रक्षा जब अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही सामने वाले कमरे में जाती है तो सामने के कमरे का नज़ारा देख देख कर ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगती है। दरअसल उस कमरे में उसकी चाची की लाश पड़ी थी और कमरे का सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। रक्षा जब जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है तो उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं
और इस बात की जानकारी राजकुमार को भी दी जाती है। जानकारी होते ही राजकुमार अपने घर पर आता है और इस बात की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस की टीम राजकुमार के घर आती है और सुनीता की लाश का मुआयना करती है। तो पता चलता है कि सुनीता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया है और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। पुलिस इस बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है तो राजकुमार कहता है कि साहब, मैं तो अपने काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और घर में मेरी पत्नी, बहू और मेरी भतीजी रक्षा ही मौजूद थी। पुलिस जब इस बारे में रक्षा और प्रियंका से पूछताछ करती हैं तो दोनों एक ही जवाब देती हैं कि हमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम भाभी के कमरे में बैठकर लैपटॉप में शादी का वीडियो देख रहे थे और वॉल्यूम ज़रा तेज़ था, इसलिए हमको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पुलिस सबसे पहले सुनीता की लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और राजकुमार की तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। उसके बाद इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस राजकुमार से पूछताछ करती है कि तुम्हारे घर से कौन कौन सी चीज़ गायब हुई है। तो राजकुमार कहता है कि साहब, मेरी अलमारी में से 20,000 रुपये और लगभग 10 लाख रुपए का गहना गायब हुआ है। जैसे ही 10 लाख रुपए के गहने के गायब होने की बात बताता है तो पुलिस काफ़ी तेज़ी से इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस फिर से राजकुमार के घर जाती है और उसकी बहू और भतीजी रक्षा से पूछताछ करती है। इस बार भी दोनों पुलिस को वही जवाब देते हैं जो दोनों ने पहले दिया था, लेकिन पुलिस इस बार इन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं करती है, बल्कि प्रियंका, रक्षा और सुनीता के नंबरों की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल में पता चलता है कि रक्षा के नंबर में एक ऐसा नंबर है जिस पर रक्षा ने घटना से पहले भी बात किया था और घटना के कुछ देर बाद भी बात किया था। पुलिस जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी सत्येंद्र यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। सत्येंद्र यादव जो कि कोयला नगर का रहने वाला है। पुलिस इसी तरह जानकारी के आधार पर फिर से राजकुमार के घर जाती है और रक्षा को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। थाने लाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है तो रक्षा सारी सच्चाई कबूल कर लेती है, लेकिन रक्षा जब इस घटना की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस घटना से ठीक 2 साल पहले। रक्षा का पिता, जो कि परचून की दुकान चलाता है और जो थोड़े बहुत पैसे कमाता है, बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता है। रक्षा जो कि बीए की पढ़ाई कर रही है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही लगभग 2 साल पहले एक दिन रक्षा की मुलाकात सत्येंद्र यादव से होती है। रक्षा और सत्येंद्र दोनों पहली ही मुलाकात में एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। उसके बाद से रक्षा और सत्येंद्र के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेम प्रसंग का समय कुछ और आगे बढ़ता है तो रक्षा और सत्येंद्र दोनों शादी का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी रक्षा के पिता राम प्रसाद को हो जाती है। राम प्रसाद को जैसे ही इस बात की जानकारी होती है तो राम प्रसाद अपनी बेटी रक्षा से पूछताछ करता है। रक्षा भी राम प्रसाद से सब कुछ सच सच बता देती है। रक्षा बेझिझक अपने पिता से कहती है कि मैं सत्येंद्र से प्यार ही नहीं करती, बल्कि उससे शादी भी करना चाहती हूँ। रक्षा की बात सुनकर राम प्रसाद बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत ही अपने बड़े भाई राजकुमार के घर जाता है। अपने बड़े भाई और भाभी से कहता है कि रक्षा एक गैर जाति के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। ये बात सुनकर राजकुमार और सुनीता भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। राजकुमार कहता है कि वाकई में अगर उसने गैर जाति के लड़के से शादी कर लिया तो हम समाज में किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सुनीता राम प्रसाद को समझाते हुए कहती है कि इसका एक ही रास्ता है कि तुम अपनी बेटी की शादी जितना जल्दी हो सके कर दो। सुनीता जब रक्षा की शादी की बात कहती है तो राम प्रसाद कहता है कि मेरे पास अभी पैसों की प्रॉब्लम है। उसकी बात सुनकर सुनीता उसे समझाते हुए कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम शादी तय करो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। और अगर लड़के की भी कोई दिक्कत हो तो मेरी जान पहचान में एक लड़का है जो लखनऊ में रहता है, जाकर वो लड़का देख लो। अगर लड़का तुमको पसंद आए तो उससे रिश्ता तय कर देना। उसके बाद राम प्रसाद लखनऊ जाता है और लड़के को पसंद ही नहीं करता, बल्कि 4 दिनों के भीतर ही अपनी बेटी का तिलक भी कर देता है। इधर जैसे ही रक्षा को मालूम चलता है कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है तो रक्षा काफ़ी परेशान हो जाती है और राम प्रसाद को काफ़ी समझाती है, लेकिन राम प्रसाद अपनी बेटी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है।
इसलिए रक्षा अपने प्रेमी सत्येंद्र को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो याद रखना मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। मेरी शादी तय हो गई है, तुमको जो कुछ भी करना है जल्दी से करो। सत्येंद्र कहता है कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लूँगा। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है तो रक्षा परेशान हो जाती है, और आखिरकार रक्षा एक दिन फिर से सत्येंद्र को फ़ोन करती है और उसे सुझाव देती है कि हम घर से भाग चलते हैं और भाग कर शादी कर लेते हैं। सत्येंद्र घर से भागने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन रक्षा के सामने ये कहकर बात टाल देता है कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, अगर हम घर से भागेंगे तो हमको पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। पैसों की कमी जैसे ही रक्षा के सामने रखता है तो रक्षा भी मजबूर हो जाती है। रक्षा कहती है कि कुछ भी करके कुछ पैसों का इंतजाम करो। इधर सत्येंद्र अपनी तमाम कोशिशों को कर लेता है, लेकिन उसके पास कुछ भी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता है। शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे रक्षा परेशान होने लगती है। इधर 5 सितंबर को जब हिमांशु की शादी होती है तो रक्षा भी शादी में जाती है। शादी करके हिमांशु की पत्नी जब प्रियंका घर पर आती है तो अपने साथ काफ़ी सारा दहेज भी लेकर आती है। उसका दहेज देखकर रक्षा सोचने लगती है और उन्हीं गहनों को याद करते हुए एक दिन सत्येंद्र के पास फ़ोन करती है और कहती है कि इस तरीके से तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं आएगा। दरअसल मेरे पास एक योजना है। मेरे चाचा के पास पहले से ही काफ़ी मात्रा में कैश है, और बल्कि उनके घर पर काफ़ी मात्रा में गहने भी मौजूद हैं। क्यों ना तुम उनके घर पर लूटपाट करो, लेकिन जब भी उनके घर पर लूटपाट करना तो इतना याद रखना किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने पाए। रक्षा जैसे ही लूटपाट करने की बात बताती है तो सत्येंद्र भी रक्षा की बात मान लेता है। उसके बाद सत्येंद्र अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। सत्येंद्र इस षड्यंत्र में अपने 2 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिनमें से एक का नाम है विवेक और दूसरे का नाम है मनोज। ये दोनों भी सत्येंद्र के गांव के ही रहने वाले हैं। हालांकि मनोज और विवेक सत्येंद्र की बात नहीं मानते हैं, लेकिन सत्येंद्र इन दोनों को पैसों का लालच देने लगता है। पैसों के लालच में आकर विवेक और मनोज सत्येंद्र का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत 5 तारीख को रक्षा लैपटॉप लेकर सुनीता के घर जाती है, और उस दिन सुनीता के घर में सुनीता और उसकी बहू प्रियंका के अलावा कोई नहीं था। सुनीता अपने घर के आगे वाले कमरे में सो रही थी और प्रियंका अपने कमरे में थी। रक्षा लैपटॉप लेकर सीधा प्रियंका के कमरे में जाती है और अपने ही लैपटॉप से प्रियंका की शादी का वीडियो चालू कर देती है, जिसे प्रियंका और रक्षा लगभग 2 घंटे तक देखते हैं। इस दौरान रक्षा लैपटॉप का वॉल्यूम काफ़ी तेज कर देती है। उसके बाद अपने फ़ोन से सत्येंद्र के नंबर पर मैसेज भेजती है और कहती है कि घर में कोई नहीं है। इधर सत्येंद्र जब अपने दोनों दोस्तों को लेकर सुनीता के घर पहुंचता है तो सत्येंद्र खुद सुनीता के घर पर नहीं जाता है, क्योंकि सुनीता सत्येंद्र को पहले से ही जानती थी। बल्कि सत्येंद्र विवेक और मनोज को सुनीता के घर के अंदर भेजता है। विवेक और मनोज सुनीता के घर के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले सुनीता को धक्का देते हैं, उसके दोनों हाथों को बांध देते हैं और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस देते हैं। उसके बाद उसकी अलमारी खोलकर उसमें से 20,000 रुपये कैश और लगभग 10 लाख रुपए के गहने निकाल लेते हैं। लेकिन सुनीता मनोज और विवेक को पहचान लेती है। इस वजह से दोनों काफ़ी डर जाते हैं और दोनों को डर लगने लगता है कि अगर उनका भेद खुल जाएगा तो वो दोनों पकड़े जाएंगे। इसलिए विवेक और मनोज ना चाहते हुए भी सुनीता की तकिया से मुंह दबाते हैं और सुनीता की घटनास्थल पर ही हत्या कर देते हैं। उसके बाद सारा सामान लूट कर वहाँ से भाग जाते हैं। अपने षड्यंत्र के तहत लगभग 5 बजे रक्षा जब अपने घर जाने लगती है, सुनीता की लाश को जब देखती है तो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। इधर जब पुलिस राजकुमार के घर आती है तो रक्षा पुलिस से सारा झूठ ही बताती है। इसके बावजूद भी रक्षा सत्येंद्र से फ़ोन पर बात करती रहती है और सारा अपडेट सत्येंद्र को देती रहती है। वाकई जब रक्षा पुलिस को ये कहानी बताती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस राजकुमार की तहरीर पर रक्षा और उसके प्रेमी सत्येंद्र और उसके दोनों दोस्तों विवेक और मनोज को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। फिलहाल पुलिस ने इन सभी चारों आरोपियों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।